दोस्तों नमस्कार, ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। हम अब तक एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जो परीक्षा मंथन से आपका करंट अफेयर्स है, जो दिसंबर 2020 से लेके मई 2021 यानी कि हम 6 महीने का अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स हिंदी में विद डिटेल यानी कि परीक्षा मंथन को अगर कहा जाए तो डिटेलिंग कर रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ देखते रहिए और बने रहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, खासकर वनडे एग्जाम्स के लिए अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस या अदर पीसीएस या यूके उत्तराखंड पीसीएस या बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं जिसके लिए भी जहाँ पे हिंदी आपका फॉन्ट है या हिंदी आपका लिपि है या नेगर, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। आप पढ़ेंगे तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। नॉलेज इज़ द सक्सेस, नॉलेज इज़ द सक्सेस। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2021 को। देखो, मैं डेट बताऊंगा, फिक्स बताता रहूँगा। अब इसमें ये नहीं है कि आपको पूरा मतलब ABCD नहीं, क्योंकि सारा नहीं पढ़ूंगा मैं इसको, मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ सकते हो। तो 2 मार्च 2021 को दोस्तों ये मैरीटाइम इंडिया विजन लॉन्च किया है मोदी साहब ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो है, इसका उद्देश्य है कि समुद्री नौवैन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो समुद्र में जो हमारी नौकाएं चलती हैं, जो जहाज चलते हैं पानी के, उस क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन कर हेतु केंद्र सरकार ने 10 साल का एक ऐसा लेआउट तैयार किया है जो मैरीटाइम इंडिया विजन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसका पर्पस समझ गया आप, समुद्री नौवहन क्षेत्र में। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इसके तहत अगर बात करें जो हमारे पोर्ट हैं, बंदरगाह परियोजना को 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है इन्होंने कि इसमें कितना 3 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे होगा क्या 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा गाइस। ठीक है, और कुछ इसका बुनियादी ढांचा देखा जाए तो नंबर 1, 1 करोड़ 25 लाख करोड़ यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है अभी। जैसे किस किस में? गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब क्या है, यहाँ ये किसी ना किसी नदी या समुद्र के किनारे हैं। जैसे अगर बात करें गुजरात महाराष्ट्र को, ये अरबियन सी में है और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल में है गाइस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 80,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की क्षमता को यानी कि बंदरगाह जो हमारे पोर्ट है उनको डेवलप करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं, इन्होंने क्या किया कि कुछ पोतों को 2020 में 25% से बढ़ाकर 2030 तक इन्होंने कहा कि भैया हमें 75% से अधिक तक पहुंचाने की क्या रखी है, उनकी ट्रांसशिपमेंट। मतलब जो कि ट्रांसशिपमेंट मतलब समझते हैं आप कि जो शिप हमारा जो लॉजिस्टिक ले जाते हैं, जो लगेज ले जाते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उसके लिए। ठीक है, 2021 तक प्रमुख बंदरगाहों पर प्रक्रिया के सरलीकरण को उनको डिजिटल करने के लिए कारोबार प्रणाली यानी कि इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है गाइस, ये हुआ आपका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 2 मार्च 2021 को जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य है समुद्री नौवहन क्षेत्र या पोर्ट को कंबाइन करना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना। इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि 20 लाख लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग ने क्या योजना तैयार की है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात है ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, आइलैंड है, वो कहाँ पे दोस्तों? ये है हमारा अंडमान और निकोबार समूह में, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग हैज पायलटेड होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्या है? इसके पहले चरण में ये 150 किलोमीटर की अधिक भूमि में क्या करेंगे, इसको फैलाने का फैसला किया है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने का। सबसे बड़ी बात, इस द्वीप का लगभग 18% हिस्सा जो है इसके तट के लगभग 1/4 को कवर करता है। कितना? 1/4 को। समग्र योजना में लगभग 244 वर्ग किलोमीटर के उपयोग की परिकल्पना की गई है, जिसमें अधिकतर प्राचीन समय के वन और तटीय प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा है। पहले चरण में अगर बात की जाए तो 22 वर्ग किलोमीटर हवाई अड्डा परिसर दिया गया है इन्होंने। साउथ बे, जिसमें क्या है 12,000 करोड़ रुपए की लागत का एक माल आवाजाही बंदरगाह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गाइस TSP बनाने के लिए एक समांतर तटीय विशाल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी तट पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र परिसर शामिल है। 2020 के मध्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत विकास निगम की बात की गई थी,
जनवरी 2021 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने वहाँ बंदरगाह के लिए अनुमति देने के लिए पूरा, सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है गाइस कि पूछ सकता है गैलथिया बे वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो गैलथिया बे वन्यजीव सेंचुरी दोस्तों अंडमान निकोबार में है। वहाँ के लिए उन्होंने क्या किया है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने क्या किया है, बंदरगाह के लिए अनुमति देने के लिए पूरे जो गैलथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डीनोटिफाई कर दिया, यानी को निरस्त कर दिया था जनवरी 2021 में। ठीक है, तो पूरा आप समझ चुके हैं कि वहाँ पे गैलथिया बे कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, और कुछ 18% हिस्सा इनका, एक चौथाई कवर कर रहा है, और बहुत सारा ट्रांसशिपमेंट रैपिड ट्रांस सिस्टम इन्होंने लागू किया है अंडमान निकोबार यानी कि ग्रेटर निकोबार अंडमान में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फैंटेसी खेल उद्योग का विनियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो थिंक टैंक ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, यानी कि जो हमारा नीति आयोग है थिंक टैंक की, जो ऑनलाइन फैंटेसी खेल है यानी कि जो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स है उसके उद्योग के लिए क्या होगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गठित करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, नीति आयोग ने भारत में ऑनलाइन फैंटेसी खेल मंच को लेकर एक समान राष्ट्रीय स्तर नियमन के लिए निर्देश सिद्धांत शीर्षक से मसौदा प्रस्तुत किया है। ये मसौदा देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ फैंटेसी खेल क्या है, आप एक बार खुद से पॉज करके पढ़ सकते हो, इतना लंबा खींचेंगे बहुत समय हो जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ। फैंटेसी खेल जो वो है, फैंटेसी खेल एक मनोरंजन मंच है जो कौशल यानी कि जो स्किल्ड आधारित है, जिसमें खेल के जो प्रशंसक हैं यानी कि प्रशंसक कहें तो जो ऑडियंस है वो विभिन्न खेलों के आगामी मैचों में पहले से वास्तविक खिलाड़ियों से बनी अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो फैंटेसी खेल उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया के खिलाड़ियों से मिलकर एक वर्चुअल टीम यानी कि कंप्यूटर टीम बनाने और उनके प्रबंधन करने की अनुमति देता है। जैसे अगर हम बात करें ड्रीम 11 है, माई टीम 11 है और माई सर्कल है, बहुत सारे जो टीम है जो इस समय वर्चुअली या कंप्यूटर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे बताते हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो स्टेट की बात आ जाती है तो वो मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने, ये दो प्रदेशों का मामला है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, कैन बेतवा लिंक परियोजना को JDMADSV केम को लागू करने का एक समझौता हस्ताक्षर किया, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, जिसे बोलते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की प्रथम परियोजना है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस 22 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है, क्या, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके विपक्षी समझौतों पर दोनों ने हस्ताक्षर किए, कब, विश्व जल दिवस के मौके पर। कुछ और इनके जो परियोजना का उद्देश्य है वो देखते हैं क्या है। देखो, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड एरिया है वो क्या सूखाग्रस्त रहता है ऑलमोस्ट, वहाँ पे क्या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसका अधिशेष जल बेतवा नदी में क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, ध्यान रखना दोस्तों कहाँ पड़ता है, पूछ लेता है यूपी पीसीएस की कि ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है। उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जो जिले हैं, और मध्य प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के 4 जिले, झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा मध्य प्रदेश के हैं। टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर ये 3 जिले मध्य प्रदेश के हैं जहाँ ये फैला हुआ है। ये परियोजना 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोधन बांध कहाँ है, केन बेतवा परियोजना पर, यानी कि केन बेतवा नदी पर क्या है, दोधन बांध। 77 मीटर 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ना हेतु शुरू की गई एक नदी जोड़ी परियोजना है। यानी कि इसमें क्या था कि भैया हम 30 नदियों को जोड़ेंगे आपस में, नदियों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अगस्त 1980 में शुरू की गई थी। कहाँ पर, जहाँ पर जल की कमी वाले बेसिन थे। केन और बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। देखो, केन और बेतवा दोनों नदियों का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और इनका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है। केन नदी कहाँ मिलती है, बांदा जिले में यमुना नदी में, तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। ठीक है,
कहाँ मिलती है? हमीरपुर जिले में। राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बांध जो डैम है, राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया केन नदी किस अभयारण्य से होकर गुजरती है, किस बाघ अभयारण्य से। तो वो ऑप्शन दे देंगे आपको, पन्ना बाघ अभयारण्य या बेतवा या पन्ना टाइगर रिजर्व या बहुत सारे हैं, वो दे देंगे। तो आपको रखना है पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है केन नदी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। देखो, पन्ना टाइगर रिजर्व बचाने हेतु राजमाता का एक समर्थन है। देख लो, करीब 70 वर्ष पूर्व देखा जाए तो केन बेतवा लिंक परियोजना ने पिछले माह विश्व जल दिवस, बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था 22 मार्च को। उस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ये परियोजना क्या हुआ, किस में आई? संगठन और विरोध में आई। विरोध भी हुआ इसका। विरोध का स्वर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से गूंजा। अब पन्ना राजघराने की राजमाता दिलहर कुमारी भी पन्ना टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए आगे आ गई हैं। ठीक है, उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रतिरोध किया है। राजमाता के हाथों में केन बेतवा प्रोजेक्ट रोकने की तख्ती के साथ उनका फोटो मीडिया में वायरल हुआ। ये काफ़ी है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नमक वफादारी, ये क्या है? ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मार्च 2021 में देखा जाए नमक वफादारी क्या है दोस्तों, ये पूछ सकता है। सिंपल टर्म दे देगा कि व्हाट इज नमक वफादारी। तो नमक वफादारी मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत करते हुए नमक के अर्थ की व्याख्या की। इसका अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक दांडी कूच की 91वीं दांडी मार्च 12 मार्च को जो हुआ था दोस्तों, 12 मार्च 1900 कब? 12 मार्च 1924 में हुआ था। उसकी 91वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। 12 मार्च 1930 को हुआ था। सॉरी, उस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। 12 मार्च 1930 को जो शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये एक सॉल्ट मार्च था जहाँ पे सत्याग्रही हमारे दांडी मार्च किया था इन्होंने, और एक नॉन वॉलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इसकी 91वीं वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम से 81 पदयात्रियों को दांडी के लिए रवाना किया था। किन्होंने? मोदी साहब ने। कितने? 81 पदयात्रियों को। ये इसलिए नमक है वफादारी का प्रतीक। अब देखते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में नमक का मूल्य काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नमक का मतलब है ईमानदार, विश्वास और वफादारी। तो ये सारी चीज़ें दांडी मार्च से थी, जिनकी 91वीं वर्षगांठ पर ये मनाया गया। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ज़्यादा इस पर। ठीक है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 1857 की क्रांति के वीर सेनानी मंगल पांडे, तात्या टोपे वगैरह वगैरह, इतने सारे नाम देख सकते हो, हमारे बहुत वीर साहस कर रहे हैं। पूरा करने का आज यह संकल्प है। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट विषय जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम इशू हो रहा है, भारत चीन सेनाओं की वापसी पर क्या समझौता है, यानी कि एग्रीमेंट ऑन विड्रॉल ऑफ इंडिया चाइना फोर्सेज। देखो, अप्रैल 2021 में हुआ क्या, चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है यानी कि PLA है, उन्होंने क्या किया, पश्चिम थिएटर कमांड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, एडवांस रॉकेट लॉन्चर के साथ तोपों की ब्रिगेड तैनात कर दी। 17,000 फीट। चीन का जो पश्चिमी थिएटर कमांड है, यानी कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, भारत की सीमा से लगता है। इंपॉर्टेंट है याद, कौन सा है वो पूछ सकता है। कमांड पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। तो आप लेंगे पश्चिमी थिएटर कमांड जो भारत की सीमा से लगता है। चीन के आधिकारिक समाचार पत्र के अनुसार PLL जो हमारा समाचार पत्र है, हमारा नहीं चीन का, उसने ये प्रकाशित की 11वें दौर की बातचीत के बाद अप्रैल 2021 में ये जो बातचीत 13 घंटे चली, और इसमें ये निकल के आएगी जो भैया हॉट स्प्रिंग गोगरा, ध्यान रखें दोस्तों, वो पूछ सकते हैं वेयर इज हॉट स्प्रिंग गोगरा। तो ये कहाँ पे है, ये देपसांग क्षेत्र है जहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर का, जो कि लेह लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है, उस पर बातचीत हुई। नीचे पड़ता है उससे थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब पृष्ठभूमि क्या है, फरवरी 2021 में भारत और चीन के बीच पैगोंग जो लेक है, पैगोंग जो झील है दोस्तों, जहाँ पे 3 इडियट मूवी लास्ट का जो सीन बनता है, वहाँ पैगोंग लेक है। पैगोंग झील को लेकर समझौता हुआ। दोनों देश के बीच समझौता ये हुआ कि अप्रैल 2020 की स्थिति में वापस लौटने संबंधी दोनों ने कहा कि हम जो 2 अप्रैल 2020 में समझौता था उसी तरीके से हम वापस आ जाते हैं। पैगोंग से वापसी कर ली अप्रैल 2020 में। उसके बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पैगोंग के उत्तरी किनारे से चीन ने अपने सैनिकों को 8 यानी कि फिगर 8 के पूल लेकर वापसी कर ली गई, ठीक है।
और वो वापस हो गए, पेट्रोलिंग करना उन्होंने पीछे कर दिया। ठीक है, ये सारी व्यवस्था कर ली। ये देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बताता हूँ क्यों। पैगोंग जो झील है उसके उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में मई 2020 के शुरू हुए तनाव के केंद्र में रहे। यही इलाका है जहां चीन के सैनिक मुगलते में भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। चीन ने फिगर 3 और फिगर 4 की रिज लाइन और अपने सैनिकों का जमावड़ा कर दिया, जबकि भारत का कहना है कि LAC फिगर 8 से होकर गुजरती है। जो LAC हमारी फिगर 8 से गुजरती है तो वो हमारा क्षेत्र है। गौरतलब कि अगस्त 2020 में दक्षिणी किनारे पर भारत की सेना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर काबिज हो गई, जिसे चीन का आश्चर्यचकित कर दिया था। इससे पहले रचना क्या है, यही है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी रही है, उनका जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर नहीं है। पैगोंग झील और विवाद क्या है, पैगोंग सो झील की कई फिंगर्स के रूप में विभाजित किया गया है। वो क्या है, फिंगर्स की तरह दिखती है उसको, और इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच 8 फिंगर्स को लेकर विवाद है। 8 फिंगर्स को लेकर विवाद चल रहा है। भारत के दावा है कि भैया LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है, जबकि चीन बोलता है कि LAC फिंगर 8 से होकर नहीं गुजरता है, और इस स्थान पर चीन की अंतिम सेना चौकी है। और भारतीय सेना इस क्षेत्र में फिंगर 8 तक क्या करती है, गश्त करती है, जिससे कि वो नियंत्रण फिगर 4 तक ही है। जबकि तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रॉब्लम में आ गई। और कुछ देखा जाए स्ट्रेटेजिकली पैंगोंग सो झील काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक रूप से ये झील महत्वपूर्ण चुशूल घाटी के नज़दीक है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ चुशूल घाटी कहाँ पे है दोस्तों, पैंगोंग झील के आसपास है, लेह लद्दाख में। 1962 के दौरान देखा गया कि मुख्य हमला जो है चुशूल घाटी से शुरू किया गया था। 1962 में जो हमला हुआ चाइना ने, वो कहाँ से, चुशूल घाटी से शुरू किया था। चुशूल घाटी का रास्ता पैंगोंग सो झील से होकर जाता है। ये एक मुख्य मार्ग है। चीन इसका उपयोग भारतीय अधिकृत क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कर सकता है। चीन ये भी नहीं चाहता कि भारत LAC के आसपास कहीं भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे का विस्तार करे। चीन को डर है कि इससे अक्साई चीन और ल्हासा कासगर राजमार्ग पर उसके अधिकार के लिए संकट पैदा हो सकता है अगर भारत ऐसा करता है तो सारी चीज़ें हमने बताई दोस्तों। एक बार और आप रीड आउट कर लीजिएगा, बार बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। रिवीजन इज द मोस्ट सक्सेसफुल की फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो उत्तराखंड आपदा की बात करें, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में बहुत ही खतरनाक आपदा आई, बहुत चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में। कहाँ पर, चमोली जिले में, जहाँ 200 लोग लापता हुए, 32 सब बरामद हुए। इस घटना को जो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक जो है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के जो वैज्ञानिक होंगे, उनका प्रारंभिक आकलन था कि उत्तराखंड में आकस्मिक बाग यानी कि जो फ्लैश फ्लड है उसके झूलते ग्लेशियर जो हैं, हैंगिंग ग्लेशियर की ढह जाने की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ और वैज्ञानिकों का कहना है कि भैया उत्तराखंड आपदा का एक बड़ा जो है वो है एवलांचे, हिमस्खलन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया उत्तराखंड आपदा का मेन क्लॉज क्या है, मेन रीजन्स क्या है। तो आप बता सकते हो कि भैया फ्लैश फ्लड या हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, और दूसरा ये भी है कि जो एवलांचेज हैं उसके कारण भी उत्तराखंड डिजास्टर क्रिएट हुआ। यह घटना जो है ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के हिस्से में गिरने से हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों, ऋषि गंगा नदी, जिससे पानी की मात्रा में वृद्धि हो गई और ऋषि गंगा रैनी के पास धौली गंगा से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, ऋषि गंगा दोस्तों कहाँ पे मिलती है, रैनी के पास, रैनी के पास धौली गंगा से मिलती है। इसी कारण से धौली गंगा में क्या हुआ, बाढ़ आ गई। ठीक है, इससे क्या क्या हुआ, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है वो क्या हुआ, वो आपका बहुत प्रभावित हुआ, जो कि नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड के चमोली में है। इसके नज़दीकी ऋषि गंगा नदी है जो धौलाई गंगा से मिल रही है। इसके तपोवन रेडी क्षेत्र में भी कहा जाता है। यहीं अलकनंदा नदी के ऊपर धारा पर ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पर, ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस पर है, ऋषि गंगा नदी जो धौली गंगा से मिल रही है, इसके तपोवन क्षेत्र में ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट ऋषि गंगा नदी पर। यह प्रोजेक्ट करीब 130 मेगावाट का है। नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से आई बाढ़ का सबसे पहला असर इसी प्रोजेक्ट पर हुआ, तपोवन वाले पर, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऋषि गंगा नदी पर। इसका ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के साथ तपोवन 520 मेगावाट, पीपल कोटी और विष्णुप्रयाग 400 मेगावाट प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचने की आशंका इन्होंने बताई। जलस्तर बढ़ने से दोस्तों हुआ क्या, यहाँ जलस्तर बढ़ गया और एक मिनट आप देखो ये फ्लैश फ्लड क्या है, फ्लैश फ्लड ये, ठीक है, फ्लैश फ्लड बारिश के दौरान अगर ऐसा कोई होता है कि जल स्तर में अचानक वृद्धि हो जाए उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं।
ठीक है। यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना होती है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। या फ्लैश फ्लड और वर्षा के बीच में 6 घंटे। फ्लैश फ्लड जो होता है, फ्लैश फ्लड खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाता है। उत्तराखंड त्रासदी की बात हुई। ग्लेशियर्स विशाल आकार का गतिशील पर्वत होते हैं जो कि प्रभावित होते हैं। 10% सबसे बड़ी बात है, ग्लेशियर पृथ्वी का लगभग 10% भू स्तर को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर की जो स्थलाकृति और अवस्थिति के अनुसार देखा जाए तो माउंटेन ग्लेशियर जो है, यानी कि अल्पाइन ग्लेशियर या महाद्वीपीय ग्लेशियर आइस शीट्स के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। महाद्वीपीय ग्लेशियर की बात करें तो इसमें सभी दिशाओं में बाहर की ओर, क्योंकि माउंटेन ग्लेशियर उच्च ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर गति करते हैं। ठीक है। ग्लेशियर झील क्या है? हिमालय के संदर्भ में ये बात करें तो हिमालय ग्लेशियर को पीछे हटने से झील का निर्माण होता है, जिन्हें अग्र हिमनदीय झील यानी कि प्रो ग्लेशियर लेक कहा जाता है, जो तलछट और बड़े पत्थरों से बंधी होती हैं। कुछ बाढ़ आ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं एक बार। देखो वैसे आपको पता होगा, ये मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड पूछ सकता है ज्योग्राफी में या कहीं भी ये पूछ सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने उत्तराखंड त्रासदी के मुख्य कारणों के रूप में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मुख्य कारण माना। उन्होंने कहा कि भैया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से ऐसा हुआ है। ग्लेशियर क्या है? झीलों का निर्माण मुख्यतः अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियर बेसिन में हिमनद, मोरेन या प्राकृतिक अवसाद के चलते जल बहाव में रुकावट पैदा होने के कारण होता है। हिमनद, मोरेन या प्राकृतिक ऐसा अवसाद होता है। हिमनद क्या है कि बर्फ के टुकड़े आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। मोरेन क्या है? वहाँ से झड़ झड़ कर बर्फ या कहीं रुकावट हो जाती है, तो उस तरीके से पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो ग्लेशियर झील का निर्माण करती है, जब पानी क्या है रुकावट बन जाता है। झील के स्तर में अतिप्रवाह न होने की वजह से हिमनद से जल का रिसाव झील में होता रहता है। तो पानी तो झील में इकट्ठा होता है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब हिमनदों को पिघलने की गति बढ़ जाती है तो बड़ी मात्रा में झीलों की ओर जल का बहाव होने लगता है। तो झीलों में संग्रहित जल अचानक आउटबर्स्ट हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से एक आउटबर्स्ट हो जाता है, बहुत तेज़ी से पानी निकलता है तथा फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बोलते हैं फ्लैश फ्लड, मतलब सडनली पानी का निकलना, ये फ्लैश फ्लड कहलाता है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जाना जाता है। क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को भी क्या है के रूप में जाना जाता है, क्या? फ्लैश फ्लड। ठीक है दोस्तों, अब देखें एवलांच क्या है। एवलांच पूछ सकते हैं, व्हाट इज एवलांच। वैज्ञानिकों का एक दल था, उसने उत्तराखंड त्रासदी को एवलांच का परिणाम माना। उन्होंने कहा भैया कि एवलांची की वजह से ही ऐसा हुआ है। यानी कि जो एवलांच हिमालयी ग्लेशियर के बड़े आकार का टुकड़ा होता है। ये हिमालयी जो ग्लेशियर है, बर्फ के टुकड़े होते हैं एवलांचेस। वो होते हैं क्या है, वो किसी कारण ग्लेशियर से टूटकर नीचे की ओर लुढ़कने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं। जब वो नीचे की ओर आने लगते हैं तो क्या होता है, वो टुकड़ा अपनी राह में काफ़ी तबाही मचाता हुआ आता है। जब वो नीचे आता है, नीचे उतरने के साथ एवलांच से पिघलने लगता है। टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो वो गिरने लगता है, और इसका पानी अपने साथ मिट्टी, गाद, कंक्रीट, बहुत सारी चीज़ों को समेट के लाता है, और निचले क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और यह काफ़ी मार्ग होती है। जब वो ऊपर से पहाड़ इस तरीके से आ रहा होता है, नीचे की तरफ जब आएगा तो धीमे धीमे आया तो स्पीड से एक बार क्या करता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है तेज़ी से, जिससे क्या होता है, बहुत स्पीड से आता है और उसकी जो है तीव्रता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा क्षेत्र को, बहुत ज़्यादा एरिया का, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जिससे होता क्या है, लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट किया है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 20 से 22 मिनट का सेशन रखेंगे। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को देखते रहिए और बने रहिए। हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड देखते रहिए, और प्लीज़ वॉच इट और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लव यू ऑल।